हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, तो इसको हमने मॉर्निंग के लिए आप लोग देख लेना। रिकॉर्डेड क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट में हम लोगों ने प्रोवाइड की है। तो चलते हैं हम लोग क्लास के। क्वेश्चन है, पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? तो पूसा नन्हा पपीते की प्रजाति है। ठीक। अगला है, अल्फांसो एक प्रजाति है, तो अल्फांसो आम की प्रजाति है। अमरूद का साइंटिफिक नेम सीडियम गवावा होता है। आम का साइंटिफिक नेम मेंगीफेरा इंडिका होता है। बेर का साइंटिफिक नेम जिजुबस जुजुबा होता है। और पपीते का साइंटिफिक नेम केरिका पपाया होता है। अगला है, इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? तो इलाहाबादी सफ़ेदा आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबादी सफ़ेदा हमारी अमरूद की प्रजाति है। अगला, आम के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो आम के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा होती है। आम के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा होती है। अगला, आम्रपाली एक प्रजाति है आम की। आम्रपाली एक आम की प्रजाति है। आम्रपाली आम की प्रजाति है। पूसा मजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो पूसा मजेस्टी पपीते की प्रजाति है। पूसा मजेस्टी पपीते की प्रजाति है। लीची चाइनेसिस वैज्ञानिक नाम है किसका? लीची का। लीची चाइनेसिस वैज्ञानिक नाम लीची का है। मल्लिका प्रजाति किसकी है? आम की है। मल्लिका प्रजाति आम की प्रजाति है। अगला है, सहारनपुर प्रभात किसकी प्रजाति है? आड़ू की है। सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति है। सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन किसकी प्रजाति है? तो वाशिंगटन पपीते की प्रजाति है। वाशिंगटन पपीता की प्रजाति है। उमरान किसकी प्रजाति है? तो उमरान हमारी बेर की प्रजाति है। बेर का साइंटिफिक नेम जुजुबस जुजुबा होता है। अगला क्वेश्चन है, गोला किसकी प्रजाति है? तो गोला भी बेर की प्रजाति है। भारतीय उद्यान शोध संस्थान कहाँ है आपका? कर्नाटक में। भारतीय उद्यान शोध संस्थान आपका कर्नाटक में है। अगला, रेमिनेसी कुल का लिखिए। तो रेमिनेसी कुल हमारा बेर का होता है। रेमिनेसी कुल किसका होता है? बेर का होता है। अगला, पूसा पैराडिस का वैज्ञानिक नाम? केला का। पूसा पैराडिस का केले का साइंटिफिक नाम है। पूसा पैराडिस का केले का साइंटिफिक नाम है। अगला, केंद्र की औद्योगिक उपोष्ण संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। केंद्र की औद्योगिक उपोष्ण संस्थान उत्तर प्रदेश का है। बेर का उत्पत्ति स्थान कौन है? भारत है। बेर का उत्पत्ति स्थान भारत है। लीची का उत्पत्ति स्थान? लीची चाइनेसिस इसका साइंटिफिक नाम होता है, तो चाय से चीन होगा। लीची चाइनेसिस। अच्छा, लीची का कुल क्या होता? तो स्पेनिडिएसी होता। लीची का कुल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? स्पेनिडिएसी होता है। अगला है, पौधे के जिस भाग को काट कर लगाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? मूल ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल ग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्लास ऐसी आप लोगों की रियल बता दें, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ रहे हैं। प्लस इस क्लास से पूरे के पूरे 50 नंबर का पेपर आएगा। इस क्लास से पूरे क्लास 50 नंबर का आएगा। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओरिएंटेड है। लीची के पौधे तैयार करने की गूटी या एयर लेयरिंग या दाब कलम विधि बोलते हैं। गूटी, एयर लेयरिंग या दाब कलम विधि। अगला, फल वृक्ष की पौध लगाने की सबसे उत्तम समय लिखिए। तो वर्षा ऋतु का जुलाई से अगस्त में। वर्षा ऋतु की जुलाई से अगस्त में होता है। अगला, आड़ू की फसल पौध कितने दिन में तैयार की जाती है? तो रिंग बडिंग इसका कौन सी होती है? रिंग बडिंग से है। किस बीज से तैयार किया जाती है? रिंग बडिंग से तैयार किए जाते हैं। अगला है, नींबू में कैंकर रोग के लक्षण लिखिए। तो नींबू के फलों पर खुरदरे भूरे रंग के दाग पड़ जाते हैं। इससे फल कैसे होते हैं? भद्दे नजर आते हैं। फल भद्दे नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? फल हमारे भद्दे नजर आते हैं। तब तक आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लास को करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अगला है, आंधी से फल वृक्षों में होने वाली एक हानि को लिखिए। तो आंधी से फल वृक्षों के फूल या बेर और फल झड़कर गिर जाते हैं। कभी कभी तेज हवा से पेड़ों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसकी आकृति क्या होती है? बिगड़ जाती है। अगला है,
सूखे की स्थिति को सहन करने वाले फल वृक्ष बेर होता है। कौन सा होता है? बेर होता है। अगर अमरूद का उकटा रोग के लक्षण लिखिए। शाखाएं तथा टहनियाँ सूखने लगती हैं। शाखाएं और टहनियाँ सूखने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप पूरा पेड़ सूख कर गिर जाता है। इसके फलस्वरूप पूरा पेड़ सूख कर गिर जाता है। अगला, आम में फूल आने के समय वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आम की फसल में फूल आने के समय वर्षा होने पर फूल और फल दोनों नष्ट हो जाते हैं। फूल और फल क्या होते हैं? दोनों नष्ट हो जाते हैं। और बोर जो होता है जिसमें फूल और फल सेट नहीं हो पाए, इससे उपज क्या होता है? बहुत कम होती है। उस फल वृक्ष का नाम लिखिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उगाया जाता है। तो केला एक हमारा ऐसा फल वृक्ष है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगला हमारा, आम क्या गुच्छा रोग कोई पूछे। मैंगो मालफॉर्मेशन। तो आम के इस रोग में फूल और प्रोह एक अच्छे गुच्छे का रूप ले लेते हैं। इससे कुनिर्माण होने से फल नहीं बनता है। अगला, कलिकायन या चश्मा चढ़ाना किसे कहते हैं? एक वृक्ष की शाखा में से कलिका निकालकर दूसरे वृक्ष की छाल में लगाने की क्रिया को कलिकायन कहते हैं, या चश्मा चढ़ा या वडिंग कहते हैं। अगला, पपीते के पौधे पर बाढ़ का एक प्रभाव लिखिए। तो पपीते के पौधे बाढ़ आने पर पानी की अधिकता के कारण तना गल जाने से गिरकर मर जाता है। गल जाने से गिरकर क्या होता है? मर जाता है। अगला, किसी एक फल वृक्ष का नाम लिखिए जिसे ऊसर भूमि में उगाया जाता है। तो बेर एक हमारा ऐसा फल वृक्ष है जो ऊसर भूमि में उगाया जाता है। अगला, बेर में फूल किस सप्ताह में होते हैं? तो बेरों में पेड़ सितंबर से अक्टूबर माह में होते हैं। किस में होते हैं? सितंबर से अक्टूबर माह में होते हैं। गमोसिस किस फसल में लगता है? गमोसिस नींबू में लगने वाला एक भयानक रोग होता है। अपने प्रदेश में आम में फूल आने का समय कब होता है? जनवरी के अंत में, फरवरी के प्रारंभ में। ये बोल सकते हो 15 जनवरी से 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में होता है। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो फरवरी मार्च में मृग विहार होती है, अम्बे विहार, और जून जुलाई में मृग विहार। फरवरी में फूल बरसात के मौसम में, और जून जुलाई तक फूल, नवंबर से फरवरी तक जाड़ों के मौसम। तो पूछे अम्बे विहार और मृग विहार किसकी है? हमारी अमरूद की है। अगला, लीची के व्यावसायिक प्रसरण की विधियां लिखिए। तो लीची की व्यावसायिक प्रसरण मुख्य रूप से एक गूटी हवा दाब द्वारा होती है। गूटी और हवा दाब द्वारा। सिट्रस कैंकर क्या है? यह एक नींबू में लगने वाला जीवाणु जनित रोग है। यह एक नींबू में लगने वाला जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में पौधे के पत्ते, टहनियाँ, कांटे, फल क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अगला, कॉलर राट किसे कहते हैं? कॉलर राट, यह एक फफूंदी जनित सेब में लगने वाली एक जड़ की बीमारी है। और इस बीमारी में सेब की जड़ें गल जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? सेब की जड़ें गल जाती हैं। अगला, विटामिन सी के लिए उपयुक्त फल। तो आंवला, नींबू और अमरूद। आंवला, नींबू और अमरूद होती है। अगला, अमरूद किस मौसम में अधिक उपज देता है? तो अमरूद नवंबर से जनवरी तक अधिक उपज देता है। नवंबर से जनवरी तक अधिक उपज देता है। आम की सामान्य दूरी क्या है? 10 × 10 मीटर रखते हैं। आम की सामान्य दूरी 10 × 10 रखते हैं। अगला, बेर की उन्नतशील प्रजातियां गोला, बनारसी कड़ाका, बनारसी पेबंदी और जोगिया बेर। अगला, लीची में प्रजनन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए। तो गूटी दाब कलम विधि बोलते हैं, स्टूलिंग। गूटी और स्टूलिंग, गूटी एवं स्टूलिंग। बेर का कुल बताइए? रेहमनेसी कुल होता है। बेर का कुल रेहमनेसी होता है। स्वर्ण रूपा प्रजाति किसकी है? लीची की है। स्वर्ण रूपा प्रजाति लीची की है। स्वर्ण रूपा।
पनापा विल्ट किस बीमारी में लगती है? तो पनापा विल्ट हमारी केले में लगती है। पनापा विल्ट केले की एक प्रमुख बीमारी है। पनापा विल्ट एक केले की प्रमुख बीमारी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में बेर में फूल आने का समय कब होता है? सितंबर से अक्टूबर के सप्ताह में। सितंबर से अक्टूबर के सप्ताह में बेर में फूल आने का समय होता है। सितंबर से अक्टूबर के सप्ताह में फूल आने का समय होता है। अगला है, विटामिन ए के उपयुक्त फल का नाम लिखिए। तो विटामिन ए के लिए उपयुक्त फल होता है आम। क्या होता है? विटामिन ए के लिए उपयुक्त फल हमारा आम होता है। नियमित फलन वाली आम की दो प्रमुख प्रजातियां, तो आम्रपाली बोलोगे, सिंधु बोलोगे, दशहरी बोलोगे। आम्रपाली, सिंधु, दशहरी, क्यावन। केला में सामान्य रोपण दूरी 2 × 1.5 मीटर होता है। अगला, लीची की दो उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? तो कलकतिया, कौन सी होगी? कलकतिया, लेट बेदाना, देहरादून, स्वररूपा होता है। अगला, बेर में प्रसारण की विधियां लिखिए। तो बीज बोकर, मुकुलन द्वारा, कलिकान द्वारा। बीज बोकर, मुकुलन द्वारा, कलिकान द्वारा होता है। अगला, वर्ष भर फैलने वाली नींबू की दो प्रजातियां, तो क्या बोलोगे? बारहमासी लेमन और पंत लेमन 1। बारहमासी लेमन और पंत लेमन 1 होती हैं। विटामिन बी के लिए उपयुक्त फल कौन से होते हैं हमारे? सेब और केला। आम का कुल बोलेगा तो एनाकार्डियेसी होता। आम का कुल एनाकार्डियेसी होता है। अगला, पूसा जयंत किसकी है? पपीते की प्रजाति। पूसा जयंत पपीते की प्रजाति है। पूसा जयंत हमारी किसकी है? पपीते की प्रजाति। सेब की दो उन्नतशील प्रजातियां, क्लास को भाई लाइक भी करते रहो सभी लोग। सेब की दो उन्नतशील प्रजातियां पूछे आपसे तो क्या बता दोगे? रेड डेलिशस और अर्ली सैनबरी। रेड डेलिशस और अर्ली सैनबरी होती है। अमरूद की मुख्य फसल में फूल लगने का समय बताइए। फूल लगने का समय जुलाई का महीना होता है। जून जुलाई का महीना, जून से जुलाई का महीना होता है। अमरूद का कुल कोई पूछे, मिल्टेसी बताओगे। केला के प्रवर्धन की एक विधि कोई पूछे तो क्या बताओगे? अधोभुजधारी सकर्ष होती है। अधोभुजधारी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पपेन किसे कहते हैं? पपेन, हरे एवं कच्चे फलों के पपीते में, क्या बोला? हरे एवं कच्चे फलों के पपीते में सफ़ेद रंग रस या दूध निकालकर सूखा जो पदार्थ बनता है, क्या बनता है? सूखा जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं। यह पपेन का प्रयोग प्रोटीन को पचाने में, अल्कोहल तैयार करने में, मांस गलाने में, ऊन सड़ाने में, बहुत सी दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। गमोसिस क्या है? यह एक नींबू में लगने वाली बीमारी है। इस बीमारी से प्रभावित पेड़ों में मुख्य तने के निचले भाग और कभी कभी जड़ों से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। फलस्वरूप तने की छाल फटने लगती है और जो बाद में सूख कर गिर जाती। इसी प्रकार अंदर की लकड़ी के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता। पेड़ के बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी फलत बहुत नुकसान होता है। इसमें चश्मा और काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ाना चाहिए। विटामिन सी उपयुक्त फल का नाम लिखिए। तो विटामिन सी नींबू और आंवला में पाया जाता है। अमरूद किस मौसम में सबसे अधिक उपज देता है? तो नवंबर से जनवरी तक सबसे उपज देता है। आम की सामान्य स्पेसिंग दूरी 10 × 10 मीटर होता है। लीची में प्रजनन की दो प्रमुख विधियां बताएं तो गूटी और स्टोलिंग बताओगे। प्याज की रुपाई का समय आपसे कोई पूछे, खरीफ जून जुलाई में होता है, रब्बी मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के समय होता है। अगला, दो प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो बाढ़ और तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लीची की दो प्रजातियों के नाम लिखिए। तो देहरादून अर्ली वेदाना, देहरादून अर्ली वेदाना, देहरादून अर्ली वेदाना। अगला है, विप्टेल बीमारी किस फसल में लगती है? तो फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से लगती है। किसके? फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से लगती है। अब हम लोग अतुलगोत्री क्वेश्चन 10 साल के जो हैं उनके डिस्कस करेंगे।
तो बौछारी सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। तो इसमें पानी की बचत होती है, बौछारी सिंचाई करने से पानी तथा समय की बचत होती है। बौछारी सिंचाई करने से पानी तथा समय की बचत होती है। अगला, बाढ़ आने के 2 कारण बताइए। तो गंगा जैसी हिमालय नदियों गर्मियों में भी बर्फ के पिघलने के बाद के कारण बनती हैं, अधिक वर्षा होने के कारण। अगला है अम्लीय मृदा के सुधार। तो अम्लीय भूमि का प्रबंध करना, हरी खाद का उपयोग करना होता और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग क्या जिप्सम पायराइट का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है कि टमाटर के बीज शोधन के लिए या सब्जी वर्ग के बीज शोधन के लिए रसायन का नाम लिखिए। तो टमाटर के बीज शोधन के लिए थायरम या केप्टान या सेरेसान, इनको क्या करना चाहिए रखें, थायरम या केप्टान या सेरेसान का 2 किलोग्राम की प्रति हेक्टेयर से बीज में मिलाकर बोना चाहिए। ओके। अगला है सिंचाई की परिभाषा लिखिए। तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, या पानी की व्यवस्था करना जिसे सिंचाई कहते हैं, कुछ भी भाषा में लिख सकते हैं। या पौधों की कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, या पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। जल निकास के लाभ क्या है? जल निकास करने से अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुवाई समय पर की जा सकती है। क्या बोला? जल निकास करने से अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुवाई समय पर की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। फसलों की उपज में वृद्धि होती है। फसलों की उपज में क्या होती है? वृद्धि होती है। फसलों की उपज में वृद्धि होती है। ये हमारा कोचिंग सेंटर है औरंगाबाद में, जिसको भी आना है केटेट की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे आपको हम लोग ऑफलाइन 12th और 11th एग्रीकल्चर के बच्चों को, 10th ईपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई जाती है। यहाँ पे नंबर दिया है 9369044421। तो ऑफलाइन कोचिंग पे जिसको भी आना है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, तो वो आ सकता है और अपनी केटेट में एक अच्छी रैंक ला सकता है। पिछली बार भी हमारे पास से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 1-2 बच्चों ने एडमिशन भी लिया। खुले चैनल में प्रवाह मापन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो खुले चैनल प्रवाह के मापने के लिए 2 प्रकार के क्षेत्र वेग विधियां हैं, दोनों प्रकार का उपयोग करते हैं। ठीक, डफलर अल्ट्रासेट, ओके, बी नोच वाला भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बी नोच के द्वारा भी कह सकते हैं, बी नोच के द्वारा। ठीक। अगला, फूल गोभी की 2 फसलों के, फूल गोभी का ब्रिस्का ओलेरिया और ब्रोटाइटिस होता है, और इसका क्या था? केपिटाटा होता है। फूल गोभी का ब्रिस्का ओलेरिया ब्रोटाइटिस, और गांठ गोभी का क्या हो गया? रखे ब्रिस्का ओलेरिया केपिटाटा हो गया। बाकी आप लोग एक बार देख लेना, फैमिली की इतनी जरूरत नहीं। अगला है सेब के एक प्रमुख रोग का नाम लिखिए। तो फायर ब्लाइट एक रोग है, रोग से, या कॉलर, इसको भी जड़ सन रोग बोल भी सकते हैं, कॉलर राट भी बोल सकते हैं। क्या? कॉलर राट, कॉलर राट। ठीक। रोग होने की घटनाओं की छटाई करके प्रभावित पौधे के हिस्से को नष्ट करके कम किया जा सकता है। अगला है ल्यूग्यूम फसलें किसे कहते हैं? तो फलियां फबेसी कुल की होती है। ल्यूग्यूम पौधे होते हैं जिनमें कई प्रकार के बीन्स, दालें, मटर शामिल है। मतलब दलहनी फसल की फसलों को हम लोग, दलहनी वर्ग की फसलों को, दलहनी वर्ग की फसलों को, दलहनी वर्ग की फसलों को ल्यूग्यूम्स फसल कहते हैं। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए तो सुधारक का नाम लिखे रखें। तो जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए और पायराइट का। नंबर 1 जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, नंबर 2 पायराइट का प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारा सिंचाई की रिंग विधि बताया। तो सिंचाई की एक कौन सी रिंग विधि, जिसको हम लोग थाला विधि बोलते हैं। बैंगन के एक हानिकारक कीट का नाम, फल छेदक कीट, तना छेदक कीट। इसके लिए डिफिल या डाइथेन M45, डाइथेन
M45 का छिड़काव करना चाहिए, डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। अगला है अम्लीय भूमि बनने के कारण कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती है, रासायनिक उर्वरकों से मृदा अम्लीय हो जाती है। बिल्कुल। अगर सिंचाई की पट्टी विधि, तो ये कौन सी है? पट्टी विधि है, पट्टी में जो खेती की जाती है। अगला है अमरूद के एक रोग का नाम लिखिए, तो उकटा रोग या तना कैंसर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव चाहिए। आलू के बीजोपचार के लिए किसका उपचार करेंगे हम लोग? बीज उपचार के लिए यहाँ पे भी आप थायरम लगा सकते हैं, थायरम और केप्टान। ठीक, क्या लगाओगे? थायरम और केप्टान, थायरम और केप्टान होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंचाई की थाला विधि बताइए। तो थाला विधि जो की जाती है, अमरूद के एक प्रमुख रोग का बता चुके हैं आपको। अगला हमारा कुकुरबिटेस क्या है? तो कुकुरबिटेस वंश पौधे का एक वंश है जिसमें खीरा, ककड़ी, खरबूज, कद्दू है। मतलब कुकुरबिटेसी कद्दू वर्गीय फसलों को कुकुरबिटेस कहते हैं। सिंचाई क्यारी विधि क्या है? इसमें क्या एक सतह से सिंचाई विधि सबसे आम विधि है। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊसर भूमि बनने के दो कारण गहरे क्षेत्रों में जल रिसाव होना, भूमिगत जल का ऊंचा होना होता है। आलू के एक हानिकारक कीट का नाम लिखिए। तो कर्तक कीट होता है, कर्तक कीट। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जल भराव से। जल भराव तब होता है जब जल की को कहीं जाने का मार्ग नहीं मिलता। मतलब जल भराव का मतलब आज से होता है, कोई आपसे पूछे जल भराव किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब आवश्यकता से अधिक वर्षा के कारण पानी का एकत्रित हो जाना, आवश्यकता से अधिक पानी का एक जगह पर एकत्रित होना, तो उससे क्या कहते हैं? जल भराव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल भराव बोलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। बिप्टेल दैहिक विकार किस में होता है? फूल गोभी में लगता है। ब्राउनिंग क्रिया किस में होती है? फूल गोभी में लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता होती है? फूल गोभी में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता है। अगर प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है? पात गोभी की प्रजाति, बहुत फेमस है। किसकी? पात गोभी की प्रजाति है, पात गोभी की प्रजाति है। अगला फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम, तो ब्रेस्का ओलेरिया बोरोटाइटिस होता है, ब्रेस्का ओलेरिया बोरोटाइटिस। फूल गोभी की दो अगेती किस्म, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी और पूसा दीपाली। पूसा कार्तिकी और पूसा दीपाली। ठीक। अगला है फूल गोभी की दो मध्यम जातियां, पूसा अगेनी और पूसा सुब्रा होता है। फूल गोभी की दो पछेती जातियां, तो पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2 होता है। फूल गोभी की अगेती और मध्यम जातियों में से 600-700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। कितना? 600 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। अगला 1 हेक्टेयर भूमि में पत्ता गोभी के कितने फूल प्राप्त होते हैं? तो 2000 से लेकर 36 तक फूल प्राप्त होते हैं। अगला पात गोभी की दो अगेती पछेती, तो लेड ड्रम हेड और रेड कबेज। मानव आहार में शाक सब्जी की महत्वपूर्ण उपयोगिता बताइए। तो सब्जियां हमारे भोजन में खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की पूर्ति करके आहार को पौष्टिक बनाते हैं, जिससे उसकी शक्ति और ओज में वृद्धि होती है। अगला फूल गोभी में माहू कीट की रोकथाम के लिए एक उपाय बताइए। तो फूल गोभी में माहू कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन का 0.2% घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। ओके।
अगला, इस प्रदेश में एक प्रजाति फूल गोभी का बीज है। तो जैसे पूसा कार्तिकी हो गया, पूसा दीपावली हो गया। अगला है बटनिंग किसे कहते हैं? तो फूल गोभी में बहुत छोटे बटन के आकार के फूल बनने की क्रिया को बटनिंग कहते हैं। क्या बोला? फूल गोभी में बहुत छोटे बटन के आकार के फूल बनने की क्रिया को बटनिंग कहते हैं। ऐसा आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी से तथा देर से बुवाई करने पर होता है। फसल को पाले से बचाने के 2 उपाय: फसल में पानी देना चाहिए, खेत के पास धुआं कर देना चाहिए। अगला, 2 कोल फसलों के नाम लिखे। तो फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी। फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी होता है। अगला है विपटेक फसल किस बीमारी में लगता है? तो फूल गोभी में लगता है। विपटेक दैहिक विकार किस फसल में लगता है? फूल गोभी में लगता है। अगला, गोभी वर्गीय 2 फसलों के नाम लिखिए। तो ब्रेस्का ओलेसिया ब्रोटाइटिस होता है और ब्रेस्का ओलेसिया केपिटाटा किसका होता है? केपिटाटा होता है। ठीक। अगला, कोल क्रॉप्स और कोल फसलें किसे कहते हैं? तो गोभी जात की सब्जियों को कोल क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग की सभी सब्जियां जंगली पात गोभी कोलवर्ट से उत्पन्न है। इससे कोलवर्टस से ही कोल शब्द निकला है, इसलिए गोभी जात की सब्जियों को कोल क्रॉप्स कहा जाता है। कोल क्रॉप्स में 7 सब्जियां आती हैं: पात गोभी, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रुसलेस स्प्राउटिंग, चीनी गोभी। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में अंधापन से आप क्या समझते हैं? कभी कभी फूल गोभी की पौधे की अंतिम कलिका बढ़ नहीं बढ़ पाती है। क्या बोला? कभी कभी फूल गोभी के पौधे की अंतिम कलिका नहीं बढ़ पाती अथवा टूट जाते हैं या किसी कीट के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी दशा में फूल गोभी को बिना फूल के ही बढ़ता रहता है, तो पत्तियां लंबी और गहरे रंग की मांसल हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों में फूल कभी नहीं बनता। ऐसे पौधों को अंधापन कहते हैं। ऐसे पौधों को अंधापन कहते हैं। अगला, बटनिंग। फूल गोभी में बहुत छोटे बटन के आकार के, क्या बोला? फूल गोभी में बहुत छोटे बटन के आकार के फूल बनने को बटनिंग कहते हैं। ऐसा आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी से तथा देर से बुवाई करने पर होता है। अगेती किस्मों को देर से बोने पर यह विकार उत्पन्न होता है। बहुत पुरानी पौध रोपने पर भी ऐसा होता है। अगला है बिपटेल से आप क्या समझते हैं? तो मोलिब्डेनम तत्व की कमी होने पर पत्तियां फीते के आकार की हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, वह कटा फटा सा दिखाई दिखता है। ठीक। अगला है फूल गोभी से आप ब्लांचिंग से आप क्या समझते हैं? ब्लांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी को सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए, क्या बोला? सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए एवं फूलों को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए पत्तियों से ढकने की क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। क्या बोला? फूल गोभी को सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए, फूलों की रोशनी से उसे बचाने के लिए पत्तियों से द्वारा ढकने की क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। धूप को फूल से बचाना एक अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप और गर्मी के कारण फूल का रंग पीला पड़ जाता है, जिससे उसका बाजार भाव कम हो जाता है। धूप से बचाने के लिए जब फूल निकलना प्रारंभ हो जाए तो पत्तियों के फूल के ऊपर समेट कर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो फूल गोभी के नीचे से 1-2 पत्तियां तोड़कर फूल के ऊपर रख देनी चाहिए, ताकि फूल पर धूप की किरण सीधी ना पड़ सके। ऐसा करने से फूल गोभी के फूल का रंग सफ़ेद दुधिया बन जाता है। इस क्रिया को ही ब्लांचिंग कहते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? ब्लांचिंग कहते हैं। अगला है फूल गोभी के एक रोग का नाम। तो फूल गोभी का एक पत्ती का धब्बा रोग होता है, जो अल्टरनेरिया ब्लैक लीफ स्पॉट कहलाता है। अल्टरनेरिया ब्लैक स्पॉट रोग किसका है? ये फूल गोभी का पत्ती का धब्बा रोग होता है। इसके नियंत्रण के लिए फसल की रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो 2.5 किलोग्राम इंडोसल्फान M45 को इंडोफिल M45 का 1000 लीटर का घोल बनाकर पानी की प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए।
अब हमारा क्वेश्चन है अगला भी, और टमाटर की खेती की तुलनात्मक वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है उपयुक्त भूमि। तो फूल गोभी के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। शीघ्र बोई जाने वाली प्रजातियों के लिए बलुई दोमट में, तो देर से बोई जाने वाली दोमट, तो मृतिका दोमट में भी उगाना चाहिए। अब टमाटर के लिए बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच अच्छा आता है। उचित जल निकास वाली दोमट, मृतिका दोमट भूमि में टमाटर अच्छी उपज ले सकते हैं। अगला है, खेत की तैयारी के समय 150 से 200 कुंटल गोबर की खाद, सड़ी खाद डाल देनी चाहिए। इससे बाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से रासायनिक उर्वरकों से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा रुपाई से पहले, शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन की खड़ी फसल में 2 बार टॉप ड्रेसिंग करके देनी चाहिए। किस पे देना है? टॉप ड्रेसिंग। क्वेश्चन ये भी आता है कि खड़ी फसल में खाद देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या टॉप ड्रेसिंग कहते हैं? 1 रुपाई के 1 माह के बाद दूसरी फूल बनने के समय देना चाहिए। यदि मिट्टी में बोरान तत्व की कमी हो तो उसे 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स की रुपाई से पहले खेत में मिला देना चाहिए। टमाटर के लिए गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करने से लगभग 25 से 30 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा के मिश्रण पौध रोपने के पहले तथा शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन को 2 बार देनी चाहिए। अगला पॉइंट है बीज दर और बुवाई का समय। तो फूल गोभी के अगेती और मछेती के लिए 600 से 700 ग्राम और पछेती के लिए 375 से 400 किलोग्राम बीज, 400 ग्राम 600 से 700 ग्राम या 375 से 400 ग्राम तक बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होता है। टमाटर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बहुत ही किस्मों के बीज बुवाई नर्सरी में मई के अंत में जून के प्रथम सप्ताह तक होता है। अगेती किस्में जून के माह में मध्यम और मध्य जुलाई से अगस्त तक, पछेती सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। शीतकालीन फसल बीज पौधशाला में जून जुलाई के महीने में बोते हैं। ग्रीम्स या बसंतकालीन फसल बीज को पौधशाला में नवंबर और दिसंबर के महीने में बोते हैं। कौन से महीने में बोते हैं? नवंबर और दिसंबर के महीने में बोते हैं। अगला है उन्नतशील प्रजातियां। तो पंत सुब्बरा, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4, 234, हिसार 1, स्नोवाल 16, स्नोवाल 1, पूसा स्नोवाल 2, तीनों ठीक। इसके लिए पूसा रूबी कौन टमाटर से प्यार करती है? रूबी। पूसा अर्ली, डाफार्क, HS 102, स्वीट, पूसा हाइब्रिड 4, पंत बहार, पंत टमाटर 4, पूसा शीतल, रूपाली, शंकर नवीन इत्यादि होती हैं। उपज के लिए अगेती किस्में लगभग 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, मौसमी और 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती हैं। मौसम तथा किस्म के अनुसार उन्नत विधियों में उगाई गई फसल 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिलती है। संकर टमाटर की उपज इससे अधिक 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर की हो जाती है। रोपड़ दूरी, अगर आपसे कोई पूछे रोपड़ दूरी, तो शीघ्र बोई जाने वाली जात 45 × 45 सेंटीमीटर मुख्य और फसल की पछेती 60 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर अधिक फैलने वाली किस्में 60 × 60 सेंटीमीटर, कम फैलने वाली किस्में 60 × 45 सेंटीमीटर होती है। सिंचाई कुल मिलाकर 6 से 8 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई रोपने के बाद इसका जाड़ों में 20 से 25 दिन के अंतर से, वसंतकालीन में 10 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं बलुई फसल। तो पूसा रत्नार हमारी किसकी प्रजाति है? प्याज की प्रजाति है। ठीक। लहसुन के बोने का समय क्या होता है? कोई आपसे पूछे लहसुन का, तो उत्तरी भारत में सितंबर से अक्टूबर के बीच में बोया जाता है। ठीक।
लहसुन की 1 हेक्टेयर गाठ की रुपाई कितनी होनी चाहिए? तो 4 से 5 कुंटल होनी चाहिए। देखिए अगला है, लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो लहसुन की गाठ के तेल में एलाइल, प्रोपाइल, डाइसल्फाइड तथा अन्य अंधयुक्त यौगिक एलिसीन पाया जाता है, जिसके कारण गंध आती है। अगला, प्याज में तीखापन। तो प्याज में तीखापन एलाइल, प्रोपाइल, डाइसल्फाइड नामक पदार्थ के कारण होता है। एलाइल, प्रोपाइल, डाइसल्फाइड नामक पदार्थ के कारण होता है। अगला, बोल्टिंग क्या है? तो गांठ के लिए उगाई जाने वाली प्याज की फसल में कभी कभी पुष्प डंठल निकल आते हैं, जिसकी प्याज की गुणवत्ता घट जाती है। तो प्याज में पुष्प डंठल का निकलना बोल्टिंग कहलाता है। प्याज में पुष्प डंठल का निकलना बोल्टिंग कहलाता है। ठीक। अगला है, बलवी फसलें किसे कहते हैं? बलवी फसलें किसे कहते हैं? तो बलवी फसलें का आशय क्या होता है? कुछ फसलों में भूमिगत तना सल्क कंदों की अनेक मांसल परतों का बनाता है। क्या कुछ फसलों में भूमिगत तना सल्क कंदों की अनेक मांसल परतों से बना होता है और भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के कारण फूल कर बल्ब के आकार का मोटा हो जाता है। इससे प्याज, लहसुन ऐसी फसलें कहलाती हैं। अगला, रुपाई के समय लिखिए। तो प्याज के कोमल पौधों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधों की रुपाई तैयार किए गए खेत को मध्य दिसंबर से जनवरी के बीच में बोना चाहिए। अगला, प्याज में आर्द्र गलन रोग बहुत भयानक रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र गलन रोग अथवा आर्द्र पतन रोग भी कहते हैं। यह रोग नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग होता है। यह रोग नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग में पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। बीमार पौधे नर्सरी में भूमि की सतह से गलकर गिर जाती हैं। इस रोग में बहुधा हानि अधिक होती है। यह रोग उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहां पर नमी की अधिकता, खेतों में जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है। यह रोग कवक द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण विभिन्न रूप जैसे बीजों का अंकुरण न होना, अंकुरण के पश्चात भूमिगत बीजांकुर का विगलन होना, तब बीजांकुर के भूमि से बाहर आने पर पोध गलन होना इत्यादि में दिखाई देता है। पोध या बीजांकुर में का अचानक भूमि की सतह पर गिरना, विगलित होना इसी के कारण होते हैं। रोग का मुख्य लक्षण है पौधे के तने का भूमि के तल के निकट। क्या पौधे के तने का भूमि तल के निकट वाला भाग मुलायम हो जाता है और रोग के बढ़ने पर तने का आकार संकुचित हो जाता है, जिस कारण निर्बल तना पौधे के भार को वहन नहीं कर पाता है और पौधा इसी स्थान से मुड़कर भूमि पर गिर जाता है। नर्सरी में पौधे का मुरझाना और सूख जाना इसी रोग का मुख्य लक्षण है। पौधे के सूख जाने से नर्सरी में बहुत जगह खाली दिखाई देती है। इस रोग को उत्पन्न करने वाले कवक भूमि में काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं। प्राय यह कवक अधिकांश मात्रा में भूमि की ऊपरी सतह पर ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भूमि की ऊपरी सतह पर मिलते हैं। बीजों को घना नहीं बोना चाहिए। नर्सरी की क्यारियाँ कुछ ऊंची होनी चाहिए, इससे उसमें पानी जमा ना पाए। अच्छी प्रकार से सड़ी खाद ही प्रयोग करनी चाहिए। नर्सरी के लिए हल्की बलुई मृदा का चयन करना चाहिए। नर्सरी बीजों को कवकनाशी, केप्टान, थायरम, सेरासान आदि किसी कवकनाशी का 2.5 किलोग्राम कवकनाशी प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। नर्सरी को 0.2% बेसिकाल की घोल से उपचारित करना चाहिए। बीज बोने के 10 से 15 दिन बाद नर्सरी में केप्टान या थायरम का 2 किलोग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल कर छिड़काव करने चाहिए। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।